नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 है, उस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। और जो आपका एएसओ का सिलेबस है, अभी 27 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 54 पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने वैकेंसी नहीं जारी की हुई है। ठीक है? तो उसमें कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? ओके, आवाज़ ठीक है ना? ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कोशिश अब यही करेंगे कि अब जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोग जो भी इन्होंने अभी सिलेबस हालाँकि जारी नहीं किया है, जो हमारा जीएस और स्टैटिस्टिक्स 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कॉमन रहेगी। और स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स भी लगभग जो है ज़्यादातर सेम रहने वाले हैं। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को ये विशेष तौर पे ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उस पे बाकायदे एकदम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कहीं का भी एएसओ का एग्ज़ाम देना हो, चाहे जिस स्टेट का एग्ज़ाम देना हो, ये स्टैटिस्टिक्स कॉमन है। कुछ जगहों पे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि लद्दाख के एक बच्चे ने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनके यहाँ मैथमेटिक्स है, तो उन्होंने जो है मतलब जो भी उनके यहाँ का सिलेबस है, वो सिलेबस हमें प्रोवाइड किए हैं, वो हालाँकि भेज दिए हैं। और जो भी वहाँ का सिलेबस है, वो मैथमेटिक्स भी जो है, उसमें थोड़ा-सा कैलकुलस और ये ज्योमेट्री वगैरह है, तो ये चीज़ें पढ़ा दी जाएँगी आपको। ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एएसओ कोर्स डिज़ाइन किया गया है, उसका ये थंबनेल है। और L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं, तो इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा। यहाँ पे लोगो अच्छा नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक लोगो उस पे लिख के आएगा, जो है जब प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। और ऐसा ऐप का फॉर्मेट दिखता है। और यहाँ पे ये यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में अगर जाएँगे आप, तो यहाँ पर इस सेक्शन में आपको जो है यहाँ पे कोर्स जनरेटेड है, और इस कोर्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? ठीक है? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा कल की जो क्लास थी, उसमें 185 क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, और उसी से हम लोग आगे चलते हैं। और आज प्रयास करते हैं कि इसको जो है मतलब आज दिन भर में ये जो लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन है, इसको हम लोग फाइनल कर लें। ठीक है? और फिर ताकि जो है कल हम जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आए, वो इससे अलग हो। ठीक है? 165 85 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे कल। ठीक है? तो ये रहा आपका 85th क्वेश्चन, जो कल लास्ट में कल रात में हम लोगों ने हल किया था। ठीक है? और आज ये जो क्वेश्चन है हमारा 186 से रहेगा। तो ये 186 जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक है? जो भी लोग जुड़ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा क्लास को। और जो भी है यहाँ पे कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं उसका। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चनायर है, हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि ये हमेशा जो है ए एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है। लेकिन यहीं पे अगर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर होता, तो ये जो यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला लिखा जाता है, ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ए एक्स केवल लिखा जाता है, बी का टर्म वहां से हट जाता है। ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे आपका ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए ई एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। अगला है वेरिएंस। वेरिएंस इज डिफाइंड एज, तो वेरिएंस का फार्मूला आपको बताया गया था। वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है? इसी को हम लोग यहाँ पे ये भी लिखते हैं 1/n समेशन आई। एफ आई है तो एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और नहीं है तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है?
इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सी वाला जो फार्मूला है, जो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर लिखा गया है, ये आपका वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y का भी जस्ट बता ही दिए हैं। वेरिएंस ऑफ y मतलब वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स की ये चीजें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हम रिवीजन करा दे रहे हैं आपका कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका मीन देखेंगे तो एनपी होता है। वेरिएंस अगर देखें, वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स अगर फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एनपी को, तो मीन इसका एनपी होता है, वेरिएंस होता है एनपी क्यू, और एमजीएफ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो होता है क्यू प्लस पी और ई की पावर टी की पावर एन। ठीक है, और इसके साथ अगर हम यहाँ पे इसका जो है और क्या चीजें होती हैं, हाँ पी, जब भी यहाँ पे और चीजें अभी भी इसमें कोई सिनेरियो में आएगा तो बता दिया जाएगा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मोड मोड का केस यहाँ पे होता है एन प्लस वन इंटू पी, सॉरी एन प्लस वन इंटू पी का मान अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये जो है इवन हो जाए, सॉरी एक तरीके से इंटीजर हो जाए या नॉन इंटीजर हो जाए, दोनों का अलग अलग केस है। तो इसमें कोई सिनेरियो आगे है, इसमें कोई सिनेरियो पे जब हम आएंगे तो हम वहां पे इन चीजों को बता देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल फॉर, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सुटेबल किसके लिए है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल वहां पे होता है जहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो और p टेंडिंग टू जीरो हो। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल एन पी में हम यही लिमिट्स लगाते हैं, ये तीन लिमिट्स लगती हैं, एन पी बराबर लेमडा, ये तीन लिमिट्स लगती हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंफिनिटी हो और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट जीरो हो, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यहाँ पर ये जब मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो हो, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है नियर अबाउट जीरो हो, तो उस केस में हम उसको कहते हैं ये हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट होंगे उनके लिए ही जो है यहाँ पे ये हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का कि जैसे मान लीजिए कि एक जैसे अभी यहाँ पे जो हमारा स्टूडियो है, इसमें सीलिंग फैन लगा हुआ है, चल नहीं रहा, अलग बात है, अचानक उसके गिरने की संभावना। ठीक है, या कहीं आप रोड पे जा रहे हैं, किसी एक बिजी रोड पे जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सीडेंट होने की संभावना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं कि आप जहां खड़े हो, सड़क पे नो डाउट हजारों एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आप खड़े हैं उसी के जस्ट सामने ही एक्सीडेंट हो, तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं, और ऐसी प्रोबेबिलिटीज को हम लोग निकालने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मीन और वेरिएंस बराबर होता है, तो इसका मीन और वेरिएंस, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन वेरिएंस बराबर होता है और दोनों लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज जो है, यहाँ पे जब हम इसके बीटा पैरामीटर्स निकालते हैं तो ये पैरामीटर्स जो है यहाँ पे क्या होते हैं, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आवाज आ रही ना, हाँ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि इसका जब हम पैरामीटर्स का मान निकालते हैं, बीटा टू निकालते हैं, तो वो 1 लेमडा के बराबर आता है। ठीक है, बीटा टू। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, तो उसके लिए अब यहाँ पे बताइए हमें।
ठीक है? हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिक होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ग्राफ भी बताया गया था कि अगर इस तरीके से ग्राफ आपके बन रहे हैं और ये मोर पिक्ड हो और फिर इसके बाद एक ग्राफ हम यहाँ पे इस तरीके से बना ले रहे हैं। तो ये मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और ये जो होता था ये प्लेटिकर्टिक होता था। ठीक है? तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक होता है और इसके लिए बीटा 2 का मान ऑलवेज 3 होता है या एक्सटेंडेड जो हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है? और फिर इसके बाद यहाँ पे गामा 2 का मान अगर देखें तो इसके लिए यहाँ पर जे 0 होता है। ठीक है? तो इतनी चीजें यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बाकी आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मेट अगली प्रैक्टिस सेट में, मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनआयर लेके चल रहे हैं, ये क्वेश्चनआयर नॉर्मल क्वेश्चनआयर हैं, जैसे आपके अंडमान में, महाराष्ट्र में और उसके साथ-साथ यूपी का भी जो चल रहा है, यूपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, एमपी में भी इस तरीके से हैं। तो अभी थोड़ा-सा न्यूमेरिकल फॉर्मेट हम लोग कम लेके चल रहे हैं। ठीक है? सीजीएल के जितने भी पेपर हैं या जितने भी एएसओ के पेपर हो हुए हैं अब तक, जितने भी लोगों ने हमें भेजा हुआ है उसका सबका पीपीटी हमने बनवा दिया है और जल्दी ही जो है उसको सॉल्व करवाया जाएगा। पहले महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद जो है अंडमान निकोबार का और फिर उसके बाद किसी एक बच्चे ने जो है कर्नाटका का भेजा हुआ है। ठीक है? तो कर्नाटका का भेजा हुआ है तो कर्नाटका का। ठीक है? और भी जो भी आपके पास जहाँ का भी एएसओ का पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, अगर उसको चाहते हैं कि हम सॉल्व करवाएँ तो आप जो है उसको जो कोचिंग का नंबर है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी आप भेज दीजिए हमें या मेल कर दीजिए तो हम उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन, मीडियन, मोड होता है, ये हमेशा समान होता है। ठीक है? तो यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेम होता है और ये म्यू के बराबर होता है जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो। इसमें ध्यान में रखिएगा, जीरो मत कर दीजिएगा। जीरो उस केस में होता है जब यही जो है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन हमारा जीरो हो जाए, वेरिएंस 1 हो जाए। ठीक है? तो म्यू का मान जीरो हो गया तो उस केस में मीन, मीडियन, मोड बराबर हो जाएगा और वो जीरो के बराबर होगा। लेकिन ये सॉरी, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम केस देखेंगे और ये यहाँ पे बराबर होगा किसके, एक दूसरे के बराबर होगा और म्यू के बराबर होगा ये। अगला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये 2D में हम बना रहे हैं और इसको 3D में अगर देखेंगे तो ये बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है। जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं तो बड़े एकदम 3D में जो है बड़ा सा घंटी लगी होती है ना, कुछ इसी तरीके से इसका शेप बनता है 3D में। ये बेल शेप्ड होता है। ठीक है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है ये हमेशा, इसके लिए भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अगर यहाँ पे EXP हम थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा e की पावर माइनस थीटा x। ठीक है? और x ग्रेटर देन 0, ये इसका हमारे पास पीडीएफ आता है। और जब ये पीडीएफ है तो उस केस में ये हमेशा ऑलवेज जो है पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में हम लोग यहाँ पे इन चीजों को पढ़े हुए हैं अच्छे से। जब जेएसओ का सिलेबस पढ़ाया गया है तो उसमें बहुत अच्छी चीजें अच्छे तरीके से इसको बताया गया है और जल्दी ही जब आपके ये जो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस में जब डिस्ट्रीब्यूशन थियरी आएगी तो वहां पे भी आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है? अगला है मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ पे पीडीएफ इस तरीके से है, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो मीन आता है 1/थीटा और 1/थीटा स्क्वायर वेरिएंस। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास इसका थीटा और 1/थीटा जो है इसका मीन हो जाएगा। ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है? और जब यहाँ पे हमारा पैरामीटर कुछ इस तरीके से 1/थीटा e की पावर माइनस थीटा अपॉन x हो जाता है तो इस केस में हमारा मीन थीटा हो जाता है।
तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पर ये दोनों आंसर आप टिक करेंगे और दोनों अलग-अलग केसेस में, जब पीडीएफ हमारा ये है तो ये मीन आता है, ये है तो ये मीन आता है। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपका मीन डिपेंड करता है, मीन क्या है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सैटिस्फाइज। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है, ना सिमेट्रिक होता है और अच्छा सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी लिखा है। हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी ये सैटिस्फाई कर सकता है, लेकिन वो लिमिटिंग केस होता है। ठीक है? आपके सिलेबस में भी WLN जो है एक सिलेबस में लिखा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम होती है और इसके साथ-साथ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इस थ्योरम को या इस जो है सेंट्रलिटी को, सेंट्रल लिमिट थ्योरम को फॉलो करते हैं। ठीक है? बस यहाँ पे जो अभी के लिए पूछ रहा है, वो जानना चाह रहा है, यहाँ पर ये लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी ये इसकी यूनिक विशेषता होती है। ठीक है? यूनिक विशेषता होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी के साथ-साथ जो भी इसके जो है मतलब कुछ मतलब एक तरीके से कहा जाए कि लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी का मतलब इतना समझिए कि ये जो पीछे की घटनाएँ हैं, जो मतलब लास्ट इवेंट होते हैं, वो उसको भुला देता है। ठीक है? जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में क्या है कि अगर हम चाहें, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चनायर जो भी हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वो प्रेज़ेंट के लिए, फ्यूचर के लिए और कहीं भूतकाल से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालना चाह रहे हैं, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लैम्ब्डा का मान एनपी के बराबर करेंगे, लेकिन उसमें पी टेंडिंग टू 0 और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये होना चाहिए। तो पी टेंडिंग टू 0, पी टेंडिंग टू 0 का मतलब भूतकाल में कोई घटना इस तरीके से घटित ना हुई हो, तभी हम कहेंगे पी टेंडिंग टू 0 है। ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूँ पंखे के गिरने की संभावना, तो भारत भर में देखेंगे तो लाखों करोड़ों की संख्या में पंखे चल रहे हैं। अगर पर फैमिली एक पंखा जोड़ा जाए, तो मतलब यहाँ पे देखेंगे करोड़ों की संख्या में पंखे चल रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का पंखा गिरता है नीचे, सीलिंग फैन। तो वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इसकी यूनिक विशेषताएँ बताई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और उस केस में यहाँ पर जो लिमिटिंग केस होता है, उसमें देखेंगे तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी फॉलो करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पे हम इसका जो पीडीएफ या पीएमएफ एक तरीके से कहें पीएक्स जो कहें, इसको हम जब लिखते हैं तो क्यू की पावर एक्स इंटू पी, जहाँ पे क्यू सक्सेस सॉरी पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और क्यू फेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पी की पावर 1 लिखा जाता है। ठीक है? मतलब एक्स टाइम्स फेल होने की बिफोर फर्स्ट सक्सेस। फर्स्ट सक्सेस के पहले एक्स टाइम फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर मीन डेविएशन, टाइम और टोटल सक्सेस नहीं होगा, नंबर ऑफ फेल्योर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं। ठीक है? अब इसी पे एक प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ ले, ये पूछ ले कि आप जो है एक सिक्के को तब तक उछालेंगे और एक सिक्के को तब तक उछालेंगे जब तक पहली बार हमें हेड ना प्राप्त हो जाए। ठीक है? कॉइन जो है अनबायस्ड कॉइन है, मतलब एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है और एक सिक्के को तब तक हम उछालेंगे, अगर किसी को आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। एक सिक्के को तब तक उछालेंगे जब तक हमें पहली बार हेड ना प्राप्त हो जाए, बशर्ते वो हमारा जो है उस मतलब उसके पहले हम लोग 15 बार फेल हो चुके हों। ठीक है? मतलब पहली बार हमारी सक्सेस तब आए जब हमारा 16वां सिक्का हम उछालने जा रहे हों। ठीक है? तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी 15 बार फेल हुए हैं, ठीक है? एक्स का मान 15 हो जाएगा और पी का मान जो है, जो भी वहाँ पे एक सिक्के को उछाल रहे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। तो 1/2 की पावर 15 और इंटू 1/2, हालाँकि हम ही बता दे रहे हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन का
यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जब q की पावर x इंटू पी, ये हमारा इसका पीडीएफ होता है या px होता है, तो इस केस में यहाँ पर q अपॉन p और q अपॉन पी स्क्वायर, ये हमारा जो है मीन होता है और ये हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे q अपॉन p जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है q अपॉन पी स्क्वायर, भी जस्ट बताया ही है। ठीक है, तो ये q अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी डियर हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अभी जितना सिलेबस हम लोगों ने जीएसओ में पढ़ा हुआ है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उसी सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जल्दी ही जैसे ही जो है मतलब आपका इस बार जो हम सिलेबस पढ़ाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो एएसओ का एग्जाम है उसके लिए जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो जो टॉपिक पढ़ाया जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो टॉपिक खत्म होते ही जैसे ही उसमें जितने क्वेश्चन मिलेंगे या जितना क्वेश्चन हम बना सकते हैं, वो क्वेश्चन अगले ही जस्ट क्लास में आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी जैसे ही खत्म होगी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं अब तक, चाहे वो एसएससी के हों, एएसओ एग्जाम के हों या पीसीएस वगैरह के एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, वो जितने भी क्वेश्चन हमको मिले हैं और जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको एक साथ पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी जो है सॉल्व होता रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे, तो वहां पे जो है ज्यादा उचित रहेगा आप लोगों के लिए। और उससे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि क्वेश्चनर क्या आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन की क्वालिटी देखना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके के क्वेश्चनर आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चनर हम कर रहे हैं, ये 90% जो एएसओ का आपका एग्जाम होता है उसमें ये एप्लीकेबल है। बस एक दो जगहों पे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, जैसे राजस्थान पीएससी का, यूपी का पीएससी का। यूपी पीएससी में मतलब ये सब क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाले भी टॉपिक में चलेंगे, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें हैं। तो वहां पर जो है थोड़ा सा इनका क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, जो सिलेबस पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी जस्ट बताया ही था, q प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एमजीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगला है एमजीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एमजीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, की पावर माइनस लेमडा और 1 माइनस ई की पावर टी। ये जो है हमारा क्या हो जाता है, एमजीएफ। तो एमजीएफ यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा ये लिखा गया है। ठीक है, ई की पावर माइनस लेमडा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, सॉरी ई की पावर माइनस लेमडा 1 माइनस ई की पावर टी। हाँ ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एमजीएफ हो जाएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगला है एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ क्या होता है, तो ई की पावर यहाँ पे लिखते हैं इसको म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एमजीएफ इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अगला है हमारे पास ऑल ऑड सेंट्रल मोमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो जहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपको बताया गया था जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक हो, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक हो, तो इसके सभी जो ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट होते हैं, ऑड ऑर्डर मोमेंट होते हैं सभी ऑड, मतलब म्यू 2r+1, ये सभी जीरो होते हैं। ठीक है, ये सभी जीरो होते हैं, चाहे वो म्यू 1 निकालें, म्यू 3 निकालें, म्यू 5 निकालें, म्यू 7 निकालें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो सभी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स उसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुर्टोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुर्टोसिस के लिए भी जस्ट बताया ही था, ये 3/3 नहीं है यार, ये थोड़ा सा अच्छा ऐसे लिख गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो कुर्टोसिस होता है, बीटा 2 का मान फार्मूला क्या होता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। इसको निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसका मान 3 आता है। ठीक है, और इसी को एक्सटेंडेड अगर कुर्टोसिस की बात की जाए, एक्सटेंडेड कुर्टोसिस की बात की जाए, तो गामा 2 उसको बोलते हैं, ये होता है बीटा 2 - 3 और इसका मान 0 होता है। ठीक है,
तो कुर्टोसिस का मान 3 होता है और एक्सटेंडेड कुर्टोसिस या गामा 2 का मान जो है यहाँ पे 0 होता है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़, यहाँ पे अब इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है? मेसोकार्टिक होता है, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है हमारा? मेसोकार्टिक होता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंपीरियल रूल स्टेट्स दैट विदिन म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा लिमिट के बीच में आपको यहाँ पे लिमिट्स बतानी है। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा में लगभग 68% एरिया कवर होता है। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के बीच में लगभग 95% और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा में लगभग 99%, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा है तो यहाँ पे 68% आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कवर होगा या 60% 68% एरिया जो है आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ डियर सौरभ, एसएससी ने अपने पीवाईक्यू सॉल्व करवाने के लिए जो है उन्होंने रोक दिया था, ठीक है सौरभ जी? इसमें एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि इसमें अगर आप हमारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे तो उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान की बात की थी। हालाँकि उसका केस चल रहा है, जो बड़े कोचिंग वाले जैसे राकेश यादव सर और ये अभिनय सर वगैरह जो हैं, इसके लिए केस भी किए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी उसका शायद डिसीजन कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? पीवाईक्यू सॉल्व कराने से एसएससी ने रोका था। तो इसीलिए जो है हम लोग वहाँ पे 4-5 साल का पेपर सॉल्व करवाया है। जब इनका नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर सॉल्व नहीं कराया है। कोई भी कोचिंग वाला देखेंगे, कोई भी सॉल्व नहीं कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मतलब उन्होंने डिस्कशन जो है बैन कर दिया था। ठीक है? तो इसीलिए जो है थोड़ा-सा हम लोग जो है उसको नहीं सॉल्व करवाए थे। बाकी आपको ऐसे कोई समस्या हो, कोई पीवाईक्यू नहीं आ रहा है तो आपको जो है मतलब ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता। बाकी आप लोग जो है आप हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कॉल पे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है? जल्दी ही उसका जो है सॉल्व्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सॉल्व्ड पीडीएफ मिल जाएगा उसका भी प्रिंटिंग फॉर्मेट में है। तो जैसे ही वो तैयार हो जाएगा तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे लगभग जो है मतलब हाँ, टाइपिंग का भी थोड़ा-सा इश्यू है क्योंकि इसमें टाइपिंग जो है जो इंटीग्रेशन, समेशन, तामझाम लगता है, फिर उसके एक बार चेक करना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है मतलब हो जाएँगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? ये सभी सभी एग्ज़ाम के लिए हम बोल रहे हैं, ये केवल एसएससी का ही नहीं। जैसे महाराष्ट्र एएसओ का पेपर टाइप हो गया है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में ही। ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में विथ आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है? और जितने भी जैसे मतलब मान लीजिए कि और भी आपको कहीं का एएसओ का कहीं का भी पेपर मिलता है स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो जो भी आपकी स्टैटिक्स में समस्या है, कोई इश्यू नहीं है, कहीं का भी हो, आईएएस वगैरह की अभी आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी अगर आपको समस्याएँ हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आईएएस वगैरह की, आरबीआई ग्रुप बी की अगर वैकेंसी वगैरह जो आती हैं, अगर इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नो डाउट उसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें पूछ सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप में हमारा भी नंबर है, हमारा पर्सनल नंबर जुड़ा है, तो उसपे आप कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि उसमें हम आईएएस का नहीं पढ़ाएँगे, इतना सिलेबस पढ़ा गया है यार कि जो है मतलब स्टैटिक्स से ही जीवन था या जीवन है एक तरीके से कहा जाए, अब तो डिपार्टमेंट भी स्टैटिक्स का ही है हमारा, ठीक है? तो जैसे जेएसओ में सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे अभी कल एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि सर जेएसओ में हो गया है, मन नहीं लग रहा है और फिर क्या किया जाए? तो मैं कहा कि अगर स्टैटिक्स से एमएससी है, पीएचडी करना चाह रहा है तो मैं कहा पीएचडी कर लो या तो फिर जो है मतलब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या आईएएस के लिए आप वैकेंसी देख सकते हो। तो उसमें अब जो भी रहे लेकिन आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से सपोर्ट हमारा रहेगा, ठीक है? आईएएस का, आरबीआई ग्रुप बी का, जो भी यहाँ पे वैकेंसीज़ आती है स्टैटिक्स से रिलेटेड कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जो है पूरी भी जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहा है जिस लायक हम लोग मदद कर सकते हैं आपको हर तरीके से मदद की जाएगी आपकी, ठीक है?
चलिए, द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं तो इसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो चाहे जो भी एरिया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल ही नहीं, जो भी कर्व यहाँ पे बनेगा उसके अंडर जो भी एरिया आएगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती कितनी है? 1 होती है। ठीक है, ऑलवेज देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 1। लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी केवल यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो यहाँ पे जो यहाँ पे लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में WBPSC का सिलेबस है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है डियर सौरभ, अपना सिलेबस आप भेज दीजिएगा, जो भी आपका सिलेबस होगा आप भेज दीजिएगा। उसमें स्टैटिस्टिक्स देखिए, इसकी गारंटी तो हम नहीं कह सकते हैं, बिजनेस और ये जो भी आपका है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ से पूरा सिलेबस, पूरा सोल्यूशन, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, आपका वेस्ट बंगाल का ही नहीं, कहीं का भी हो। वेस्ट बंगाल में अगर एएसओ का आपका जो है पेपर अगर हो रहा है, वहाँ का जो भी पेपर हो, वो पेपर आप हमको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, तो हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे। यूट्यूब पे ही सारे सॉल्व करवाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, जो भी आपका पेपर होगा, वो सारे पेपर आप हमको भेज दीजिए, हम सब सॉल्व करा देंगे। अच्छा, रोहित जी, आरओ का, आरओ का यार देखो, अभी तो कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया हुआ है यूपीपीएससी वालों ने। यहाँ पे आरओ की वैकेंसी जो है अभी कैलेंडर जारी कर दी है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, शायद एग्जैक्ट डेट उसमें देख लीजिएगा, याद नहीं है हमें। तो इसमें हम उसमें टेलीग्राम ग्रुप में इसका कैलेंडर भी शेयर कर देंगे। अभी अभी 3-4 दिन पहले ही कैलेंडर आया हुआ है। तो सभी वैकेंसीज का, चाहे ओपीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, या स्टैटिक्स वाला हो, स्टैटिक्स वाला तो अभी 27 जनवरी को उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी वालों ने नोटिफिकेशन दिया है कि समथिंग जो है उनकी 49 पोस्टों के लिए उसमें जो एक डिपार्टमेंट है कोई अलग सा, उसको हमने अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही शेयर किया हुआ है उसमें, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर करवा दिया है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो है सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जो भी है आरओ का और इसमें जो मतलब जो जीएस का सिलेबस है, स्टैटिक्स तो हम पढ़ा रहे हैं, जीएस का जो सिलेबस है वो 9 बजे से शाम को जो प्रैक्टिस सेट है, वो अखिलेश सर है, वो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो 9 बजे प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में भी आ सकते हैं जब जीएस का प्रैक्टिस सेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कैलेंडर में डेट नहीं दिया है, डियर, तो फिर कैलेंडर की डेट नहीं दिया है तो फिर ये गवर्नमेंट के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कब निकालना चाहते हैं। ठीक है, वैसे उम्मीद तो यही रहती है कि जो है आदमी यही मतलब मई से लेके जुलाई अगस्त तक के बीच में आना चाहिए। लेकिन अब इनका क्या मूड है, गवर्नमेंट का क्या मूड है, उस हिसाब से देखा जाता है। तो क्योंकि आयोग तभी वैकेंसी निकालता है जब गवर्नमेंट उनको लिखित में देती है, डिपार्टमेंट्स उनको लिख के देते हैं कि हमारे यहाँ इतनी पोस्टें खाली हैं, हमको इतने लोगों की आवश्यकता है। तब वो जो है वहाँ पे चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या कोई भी आयोग हो, एसएससी हो, चाहे जो भी हो, इनके पास लिखित में आता है, तब वो उतनी वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर उसका एग्जाम कराते हैं और अन्य चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट में अभी उनके पास लिख के आया नहीं होगा, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपीपीएससी के पास, कि आप इतने लोगों की हमें आवश्यकता है, इतने लोग जो है आप एग्जाम कंडक्ट करा के हमें दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, रिजर्व किया है वैकेंसी का गारंटी नहीं कह सकते हैं। रिजर्व में मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन डियर दूँगा कि अगर आप एक वैकेंसी को लेके बैठे हैं, तो मुश्किल हो सकता है थोड़ा-सा।
तो इसलिए हाँ, डेट डेट जो भी है, आरओ या फिर कोई भी कोई एक वैकेंसी लेके नहीं बैठना है। सबसे पहले मतलब आपको सिलेक्शन लेना है। ये मतलब वो मूवी या फिर जैसे वो शादी में ज़रूर आना और ये नील बटे सन्नाटा और ये सब मूवी देख के आप लोग बहुत इमोशनल नहीं होइएगा। ये बॉर्डर वगैरह जो मूवियाँ आई हुई हैं। मूवी देख के जो है मतलब मूवी में जीवन अलग होता है, 3 घंटे में एक जीवन खत्म हो जाता है, शुरू से अंत तक, ढाई 3 घंटे में। वो रियलिटी से कहीं न कहीं दूर-दूर तक जो है उसको मतलब अलग होता है। तो जब भी आप जो है तैयारी करें, केवल एक वैकेंसी को टारगेट मत कीजिएगा। ये मतलब मैं बहुत ही स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि आप जिस क्षेत्र में हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो अलग मैटर है। लेकिन पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है? पढ़ने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि एक वैकेंसी को टारगेट करके बैठेंगे तो आप ओवर एज हो जाएँगे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरीके से है इस समय कि जो है मतलब कौन-सी वैकेंसी कब आएगी, कितना जल्दी एग्ज़ाम करा देंगे, कोई भरोसा नहीं। एमपी एएसओ की हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, एमपी में एएसओ की वैकेंसी आई थी। 13 जनवरी के आस-पास लास्ट डेट थी। 13-14 जनवरी के आस-पास लास्ट डेट थी। 10 फरवरी को पेपर करा रहे हैं। सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस है वो लगभग 4 से 5 महीने में खत्म होगा। अब सोचिए क्या जो है और वैकेंसी क्या है 1 है, 2 है, 4 है, 3 है इस तरीके से। ठीक है? तो इसलिए डियर मतलब उसमें एक चीज़ हम आपको ये सजेशन देंगे कि किसी एक वैकेंसी को टारगेट मत कीजिएगा। आप एएसओ के लिए पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ जीएस और अन्य चीज़ों की भी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके जो अदर एग्ज़ाम हैं, जो रेगुलर एग्ज़ाम हैं, एसएससी का सीजीएल का हो गया, एसएससी 10+2 का हो गया, या यूपी में पीएससी का हो गया, और भी चीज़ें हैं। जो भी आप एग्ज़ाम जिस योग्यता के अनुसार हैं, उसमें मैक्सिमम चीज़ों को एक्वायर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है? और तैयारी इस तरीके से रखिए, ध्यान में रखिएगा कि एक कोचिंग वाले जो है मतलब अपना सिलेबस बेचने के चक्कर में हर चीज़ का अलग सिलेबस हर चीज़ का अलग सिलेबस का मतलब जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अभी जो वैकेंसी हो रही है आरआरबी, ग्रुप डी का अलग कोर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे यूपीपी का अलग कोर्स, फिर उसके बाद जो है यहाँ हाँ, यूपीपी और फिर यूपीएसआई का जो है यहाँ पे देखेंगे तो अलग कोर्स, फिर उसके बाद देखेंगे एसएससी सीजीएल का 10+2 का सारी चीज़ें। और जीएस के अलग-अलग कोर्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आरआरबी में थोड़ा-सा साइंस ज़्यादा पूछता है, लेकिन साइंस अन्य जगहों पे भी पूछता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब साइंस ही नहीं पूछता वहाँ पे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का अलग कोर्स उन्होंने जनरेट कर रखे हैं। और पहले क्या होता था कि मान लीजिए 999 में आपको पूरा कोर्स मिल गया। अब क्या है कि सभी चीज़ों का ₹99 ले रहे हैं। तो जो चीज़ आप ₹99 में पूरा-पूरा सिलेबस सभी के लिए एक साथ खरीदते थे, वो ₹99 में अलग-अलग चीज़ें आपको बेच के इसमें कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है? तो ये इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि उसमें जो सिलेबस है, जीएस कहीं भी, इतिहास कहीं नहीं बदलने वाला, ज्योग्राफी कहीं नहीं बदलने वाली, पॉलिटी कहीं नहीं बदलने वाली, इकोनॉमिक्स कहीं नहीं बदलने वाला, करंट कहीं नहीं बदलने वाला है। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो सेम करंट रहेगा, सेम हिस्ट्री, सेम पॉलिटी। तो जो कॉमन सिलेबस है उसको कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब ये नहीं कि हम यूपीपी का बैच लेंगे, आरआरबी का बैच लेंगे, एसएससी सीजीएल का बैच लेंगे तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? वो चाहे जिस स्टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हों। स्टेट में जैसे क्या होता है, जैसे आप वेस्ट बंगाल के उदय जी हैं, क्या नाम है इनका? हाँ, सौरभ जी, उदय जी नहीं। उदय जी हमारे ऑफ़िस के हैं एक ठो। तो उसमें यहाँ पे क्या है कि उसमें हर एक चीज़ का अलग बैच परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे वेस्ट बंगाल के हैं, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल का लोकल जीएस थोड़ा ज़्यादा पूछेगा। यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी का जीएस थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, यूपी के करंट अफ़ेयर रहेंगे। ठीक है? रोहित जी, फिर ये यार आपका यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ। रिजल्ट में पास लिखा है। नहीं, ये रिजल्ट करेक्ट कराइए भाई। रोहित जी, आप रिजल्ट करेक्ट कराइएगा। और अगर आपको रिजल्ट करेक्शन का नहीं मिल रहा है तो हमारे एक मित्र हैं, आप कोचिंग के नंबर पे बात कर लीजिएगा हमसे, 9616 64 21 15। ये कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। और रिजल्ट नहीं करेक्ट हो रहा तो हम उनको, एक मित्र हैं, बोल देंगे। सिविल लाइंस में इलाहाबाद, यही प्रयागराज में सिविल लाइंस में ऑफिस है,
आप उनसे जाके मिल लीजिएगा, वो करा देंगे सही। ठीक है? ये रिज़ल्ट करेक्शन करा लीजिए, ये जो है इस तरीके की चीज़ें यार पेंडिंग रखे हो। हाई स्कूल की चीज़ें हैं और ग्रेजुएशन में आप जो है मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है? हाँ, हमारे मित्र एक पोस्टेड हैं यहीं यूपी बोर्ड में ही, तो उनसे हम बोल देंगे, तो आप जाके मिल के जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के तहत ही आपका जो है रिज़ल्ट सही हो जाएगा। ठीक है? तो रिज़ल्ट आप करेक्ट करा लीजिए हाई स्कूल का क्योंकि हाई स्कूल का रिज़ल्ट ही मेन बेस होता है। ठीक है? समझ रहे हैं रोहित जी? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सैंपलिंग थियरी डील्स विथ सैंपलिंग थियरी डील्स विथ सैंपलिंग थियरी यहाँ पे क्या डील करती है? कोई बात नहीं 2019 का है या कभी-कभी हो, वो रिज़ल्ट सही हो जाएगा। वो रिज़ल्ट सही हो जाएगा, आप कोचिंग के नंबर पे हमसे बात कर लीजिएगा, हम बोल देंगे। आपको प्रयागराज ऑफ़िस आना पड़ेगा, यूपी बोर्ड का अगर है तो यूपी बोर्ड का ऑफ़िस प्रयागराज में है, सिविल लाइन्स में। तो यहाँ पे आपको आना होगा और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसकी सारी प्रक्रिया जो है हम उनसे बात करा देंगे। तो जो प्रक्रिया वो बताएँगे आप कर लीजिएगा, वो सही हो जाएगा रिज़ल्ट। अभी 2 लोगों का सही कराया है हमने। लखीमपुर के एक मित्र थे। हाँ, यूपी बोर्ड से ही होगा। मतलब जो ऑफ़िस है यहाँ पे यूपी बोर्ड का ऑफ़िस जो सिविल लाइन्स में है, उसी से होगा। ठीक है? ओके, ओके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सैंपलिंग थियरी डील्स विथ। सैंपलिंग थियरी डील्स विथ क्या होता है? सैंपलिंग थियरी कैसे डील करती है? तो यहाँ पे स्टडी ऑफ सैंपल, सेंसस कंप्लीट इनुमरेशन को यहाँ पे सेंसस बोला जाता है और स्टडी ऑफ सैंपल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे स्टडी ऑफ सैंपल जो है सैंपलिंग होता है, सेंसस ओनली और टेबुलेशन ये सब इसका काम नहीं होते हैं। ठीक है? हुँ। हाँ, हाँ भाई रोहित जी आप इसमें इतना डरने की आवश्यकता नहीं भाई। इतना डरने की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ़िस में ही हम लोग हैं। ठीक है? और हमारे ही मित्र पोस्टेड हैं तो हम उनसे बोल देंगे। अभी तो यूनियन के नेता-वेता भी हो गए हैं। ठीक है? अभी हालाँकि मुलाकात नहीं हो पाई, आज प्रयागराज में ही हैं, देखिए शाम-वाम को मुलाकात करेंगे आज उनसे। तो हाँ, अब डियर ये खर्च ज़्यादा नहीं होता, 2-3-400 रुपए उसकी फीस होती है बस, ज़्यादा नहीं है। 300-400 रुपए फीस है और आप इसका टेंशन ना लीजिए कि वहाँ डोनेशन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मैं बोल दूँगा कुछ नहीं लगेगा आपका। हाँ, जो फीस है वो फीस लगेगी। 2-3-400 रुपए समथिंग उनकी फीस होती है, जो फीस है वो लगेगी। आपको उसके अलावा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं होगी बहुत। वो जैसा जब बोलेंगे तब आ जाइएगा, वो हो जाएगा काम। ठीक है? एक सेकंड यार, ठीक है? चलिए। अच्छा कुछ बफरिंग आ रही थी। हाँ, बफरिंग आ रही थी, अब ठीक हो गया है शायद। ठीक है? ओके, ओके, ओके। अब जो भी डियर इसका आप बात कर लीजिएगा, कॉल पे हमसे बात कर लीजिएगा, तब हम बता पाएँगे बाकी सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम कैसा है, क्या आपका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कोचिंग के नंबर पे, तो हम आपको बता देंगे सारी चीज़ें क्या करनी है। ठीक है? चलिए, अभी थोड़ी देर आप पढ़ लेते हैं, कारण ये है कि अभी जस्ट अगली क्लास भी है तो उसमें जो है मतलब डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ठीक है। आप रोहित जी कॉल कर लीजिएगा अभी क्लास खत्म होगी, उसके बाद कॉल कर लीजिएगा कोचिंग वाले नंबर पे, तो हम बता देंगे सारी चीज़ें आपको क्या है। ठीक है? ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये पॉपुलेशन रिफर्स टू पॉपुलेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन के लिए हम बताए थे आपको कि पॉपुलेशन जो है, ये जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे होती है, इस पॉपुलेशन में
जितने भी यूनिट्स हैं, सारी यूनिट्स जो यहाँ पे होती हैं, इन सभी का एक कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ द डेटा नहीं, सैंपल ओनली नहीं, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स जो होता है, इसको हम यहाँ पे पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है? अरे भाई, इसमें नंबर ये लिखा हुआ है। ये कोचिंग का नंबर है, इस नंबर पे आप हमको कॉल कर लीजिएगा। अभी तुरंत नहीं यार, अभी मतलब फ़ोन रखा है सामने, अभी नहीं नहीं उठेगा। अभी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद जो है 12 बजे के आस-पास कॉल कर लीजिएगा। ठीक है? ओके। ए सैंपल इज़, सैंपल क्या होता है? ए सैंपल इज़, सैंपल क्या होता है? तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन की बात करें, ये अगर हमारी पॉपुलेशन है, तो इसका जो भी सेट होगा, ये सबसेट होगा, इसको हम कहेंगे ये हमारा एक पार्ट, या फिर एक तरीके से यहाँ पे कहा जाए पार्ट। ये जो हमारा पार्ट होगा, ये जो है ये क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाता है। ठीक है? सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। ठीक है? ओके। चलिए, सैम्पलिंग इज प्रिफर्ड ओवर सेंसस बिकॉज, सैम्पलिंग जो है प्रेफर की जाती है सैंपल पर, सॉरी, सेंसस पर। क्यों? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पॉपुलेशन है और ये मान लीजिए पूरे भारत की पॉपुलेशन है, तो एक तरफ से जब हम काउंटिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता है, इसलिए हम यहाँ पर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। और सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये चीपर होता है और क्विक होता है। ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग या कॉस्टली नहीं होता, इनएक्यूरेट नहीं होता, चीप और क्विकर होता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग जो मतलब जो यहाँ पे सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे चीप और क्विकर हो जाएगा। अरे रोहित जी, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं भाई, यहाँ सेम रिजल्ट रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। जो भी आपका मतलब इश्यूज है, अभी थोड़ा सा इशू हम समझ नहीं पाए हैं आपका, आप कॉल करिएगा तो हम पूरा इशू जब हमें बता दीजिएगा तो हम बता देंगे आपको क्या चीजें हैं। ठीक है? ठीक है, ठीक है। एक सेकंड यार, ये बफरिंग बहुत कर रहा है, क्या बात है? बफरिंग हो रही है। चलिए, इसका कुछ जो है इशूज आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। 20 तक हम पहुंचा लेते हैं, 220 तक, तो उसके बाद अभी 2 बजे वाली क्लास में हम लोग फिर से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? कुछ बफरिंग आ रही, कुछ इंटरनेट का इशू है शायद इसमें। ठीक है? सैम्पलिंग एरर इज एब्सेंट, सैम्पलिंग एरर एब्सेंट होती है कहाँ पे? तो सैम्पलिंग एरर के लिए बताया था, सैंपल सर्वे में नहीं, रैंडम सैम्पलिंग में नहीं, स्ट्रेटिफाइड में नहीं, कंप्लीट सेंसस जब होता है, या कंप्लीट इनुमरेशन या सेंसस जब भी होता है, तो उसमें ये हमारा जो जो भी यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होती है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है या जीरो हो जाती है। नॉन सैम्पलिंग एरर अकर्स ड्यू टू, तो यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर के लिए आपको बताया था कि सैम्पलिंग प्रक्रिया को छोड़कर, जैसे मान लीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में हम यहाँ पे सैम्पलिंग एक सैंपल लिए और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया में कुछ और भी एरर हो जाए, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर है। ठीक है? नॉन सैम्पलिंग एरर है। ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट एरर एक तरीके से यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। ठीक है? फिर इसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम इज, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम के लिए बताया था कि जो भी यहाँ पे यूनिट्स हैं, इन सभी की लिस्ट जो होती है, उसी सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑल सैंपल यूनिट्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। फिर इसके बाद एक गुड सैम्पलिंग फ्रेम शुड बी, तो यहाँ पे गुड सैम्पलिंग फ्रेम शुड बी कैसा होना चाहिए? तो एग्जॉस्टिव और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है? तो गुड सैम्पलिंग फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कंप्लीट एंड रिलायबल, ये दोनों तरीके की चीजें होती हैं, कंप्लीट और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है? इन एसआरएस WOR, वन वंस सिलेक्टेड ए यूनिट, तो
जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, वंस सेलेक्टेड ए यूनिट, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट को जब भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम बाहर ही रख लेते हैं, इसको हम लोग इसमें फिर से नहीं रखते हैं, ठीक है? फिर से इसमें हम लोग नहीं रखते हैं। ओके, ओके, ओके। फिर से समस्याएँ आ रही क्या यार? एक सेकंड, कुछ इशू जा रहा नेट का यार, ठीक है? ओके। चलिए थोड़ा-सा इशू है, ये यहीं पे अगले जस्ट यहाँ पे, चलिए इज़ रिमूव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन, यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लास ब्रेक करते हैं। सैंपलिंग फ्रैक्शन इज़ डिफाइंड एज़, सैंपलिंग जो फ्रैक्शन होता है, ये किस तरीके से डिफाइन होता है? तो ये सैंपलिंग फ्रैक्शन जो है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन के रूप में डिफाइंड होता है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा सैंपलिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है? सैंपलिंग इंटरवल की बात करता है तो यही चीज़ें जस्ट अपोजिट हो जाती हैं, एन अपॉन स्मॉल एन हो जाता है। तो ये हमारा सैंपलिंग इंटरवल होता है, ये हमारा इंटरवल होता है और ये हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है? ठीक? चलिए, ओके, ओके, ठीक है? तो अब यहीं पे थोड़ा-सा क्लास ब्रेक करते हैं, कारण ये है कि ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इसमें, बार-बार जो है बफरिंग का इश्यू आ रहा है। रोहित जी आप बात कर लीजिए हमसे कॉल करके, तब हम सारी चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है? ओके। तो यहीं पे क्लास इसको ब्रेक करते हैं, अभी 2 बजे से फिर से क्लास रहेगी आपकी। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस